नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 AS 21 जहां हमें बताता है होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी के केस में हम अकाउंटिंग कैसे करें। वहीं पर AS 23 हमें बताता है एसोसिएट के केस में हमारी अकाउंटिंग। तो क्या होता है एसोसिएट और कैसे उसकी होती है अकाउंटिंग, ये हम AS 23 में सीखने वाले। AS 23 हमारा 14/2002 और उसके बाद के लिए एप्लीकेबल है। यह हमें बताता है प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर फॉर रिकॉग्नाइजिंग इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स। जो हमारा पैसा इन्वेस्टेड है एसोसिएट्स में, उसे हम कैसे दिखाएं। इन विच द इन्वेस्टर हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बट नॉट ए सब्सिडरी और जॉइंट वेंचर। ना तो सब्सिडरी है ना जॉइंट वेंचर है। क्यों? सब्सिडी पर अलग एएस है, जॉइंट वेंचर पे अलग एएस है। जॉइंट वेंचर पे भी हम देखेंगे। तो जॉइंट वेंचर नहीं है, सब्सिडरी नहीं है, एसोसिएट है, मतलब इन्फ्लुएंस है, तो वो हमारा एसोसिएट हो जाता है। नॉर्मली हम कहते हैं एसोसिएट 20% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो हम इन्वेस्टमेंट को कैसे दिखाएं इन्वेस्टर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। An investor which represent consolidated financial statements should account for investment in associate as per equity method in accordance with the standard, but in its separate financial statement AS 13 will be applicable. तो जो इन्वेस्टमेंट है AS 13 हमारा इन्वेस्टमेंट पर है। अगर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बन रही है तो एक इक्विटी मेथड हम सीखने वाले हैं, उस मेथड के हिसाब से हमें प्रेजेंटेशन करनी है। अगर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना रहे हैं, अलग से बना रहे हैं, तो AS 13 के हिसाब से वो बैलेंस शीट की एसेट साइड में एज ए इन्वेस्टमेंट दिखाई देगा। ऑब्जेक्ट क्या है इस AS का? तो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज टू ले डाउन प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर फॉर रिकॉग्नाइजिंग द इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एंड इट्स इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल ऑपरेशन of the group in the consolidated financial statement. Reference to AS 23 is compulsory for the companies following AS Accounting Standard 21 and preparing consolidated financial statement for their group. तो अगर कोई होल्डिंग सब्सिडरी है और वो अपने ग्रुप के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है तो उसे 23 तो अप्लाई करना ही है। For disclosing investment in associate in the separate financial statement, तो AS 13 यहाँ पर लगता है। कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे सब्सिडरी कंपनी कौन सी होती है? जो कंट्रोल, जिसको कंट्रोल करता है कोई और कंपनी, जिसे पेरेंट बोल। नंबरिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, यहाँ से शुरू होनी है ना। तो सब्सिडरी कंपनी कौन सी होती है? जो कंट्रोल जिसको कोई और करता है और उसे दूसरी कंपनी को हम पेरेंट कंपनी बोल देते हैं। पेरेंट कंपनी वो होती है जिसकी सब्सिडरी होती है एक या उससे ज्यादा। सब्सिडरी का मतलब मोर देन 50% इक्विटी शेयर हो या कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल करते हो। ग्रुप का मतलब होता है पेरेंट और सब्सिडरी को मिला दिया जाए। इक्विटी मेथड एक ऐसा अकाउंटिंग का मेथड है जहां पर इनिशियली हम इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पर लिखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं गुडविल या कैपिटल रिजर्व arising at the time of acquisition. The carrying amount of investment is adjusted thereafter for the post acquisition change in the investor share of the net asset of the investee. The consolidated statement of P&L reflect the investors share of the result of operation of the investee. अभी हम देखेंगे इस इक्विटी मेथड को। इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बेसिकली वही है। इक्विटी is the residual interest in the asset of an enterprise after deduction all liability. ये कहने चाह रहे हैं असेट में से लाइबिलिटी माइनस कर दो तो इक्विटी आ जाए।
कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ग्रुप की कंसोलिडेटेड असाइनमेंट वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आती है। एसोसिएट है जिसपे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है लेकिन ना ही वो सब्सिडरी है ना ही जॉइंट वेंचर है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है? इज द पावर टू पार्टिसिपेट इन द फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजन। ना, पार्टिसिपेट करते हैं, कंट्रोल नहीं करते, क्योंकि कंट्रोल करेंगे तो फिर होल्डिंग सब्सिडरी आ जाए। केवल पार्टिसिपेट करते हैं। ये डेफिनेशन एक्सक्लूड करती है सब्सिडरी और जॉइंट वेंचर को एसोसिएट से। बट अपार्ट फ्रॉम दीज any other enterprise which are significantly influenced by the investor is an associate for the purpose of standard. Any enterprise having 20% or more of the voting power or any interest directly or indirectly in any another enterprise will be assumed to have significant influence the other enterprise unless proved otherwise. ये हमने पहले भी बात करी, 20% तो हम मानते हैं कि वो एसोसिएट है। Significant influence may be gained by share ownership, state or agreement. Similarly, any enterprise that does not have 20% or more control, then it is assumed not having a significant influence on an enterprise unless proved otherwise. जरूरी नहीं है 20% हो, लेकिन 20% एक कंक्लूसिव एविडेंस है कि आपका इन्फ्लुएंस है, एसोसिएट है। ऐसा हो सकता है कि 20% ना हो फिर भी आपका इन्फ्लुएंस हो, ऐसा पॉसिबल है। ऐसा भी हो सकता है 20% है लेकिन इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट 20% माना जाएगा, उससे अलावा है तो अदरवाइज प्रूव करना पड़ेगा। एक एंटरप्राइज इन्फ्लुएंस कर सकती है सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग बाय मेनी वेज, लाइक हैविंग वोटिंग पावर, रिप्रेजेंटिंग ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और पॉलिसी में पार्टिसिपेशन। ये सब कुछ हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना। कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में पढ़ा था ये सब? अभी हमने 18 में हमने पढ़ा था सब कुछ ही। Material transaction between the investor and investee, intercompany transactions जैसे होती हैं सेल ऑफ गुड्स सर्विसेज, नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज शेयरिंग एक्सेट्रा, इंटरचेंज ऑफ मैनेजरियल पर्सनल, प्रोविजन ऑफ एसेंशियल टेक्निकल इंफॉर्मेशन। ऐसे जनरल रूल सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोचा जाएगा जो कि 20% या उससे ज्यादा है। ठीक है, साफ लिखा है 20% से ज्यादा वोटिंग पावर है, लेकिन अगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है तो इसे एसोसिएट नहीं माना। सब्सटेंशियल और मेजॉरिटी ओनरशिप जरूरी नहीं है कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो, और अगर इन्वेस्टर के पास 20% से कम वोटिंग पावर है ना, तो जनरली तो हम कहते हैं कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन अगर उनके पास है तो उससे भी हम एसोसिएट मानेंगे। लेकिन बाय डिफॉल्ट बार बार यही कह रहा हूँ 20% है जो हम कह रहे हैं। कंट्रोल कब माना जाएगा? व्हेन पेरेंट कंपनी हैज ईदर द ओनरशिप डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब्सिडी ऑफ मोर देन वन हाफ ऑफ द वोटिंग, तो होल्डिंग सब्सिडरी आ जाएगा, या कंट्रोल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, है ना, तो भी वो सिग्निफिकेंट, मतलब उसे होल्डिंग सब्सिडी बोलते हैं, कंट्रोल कहते हैं। इफ ए कंपनी इज कंट्रोलिंग द कंपोजिशन ऑफ ग्रेचुइटी ट्रस्ट, प्रोविडेंट फंड एक्सेट्रा, ये कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपोजिशन अलग है, ये तो एक वैसी छोटी मोटी बात है, तो ये इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है, तो इसे हम कंसोलिडेटेड के लिए नहीं कह सकते कंट्रोल है। कंट्रोल मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, या ऐसी गवर्निंग बॉडी जो कंपनी को चलाती है।
तो आपके बगैर अगर आप किसी और से पूछे बगैर मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर या ऑल डायरेक्टर को रिमूव करके नए अपॉइंट कर सकते हो, इसका मतलब आप होल्डिंग कंपनी है कंट्रोल कर, ठीक है। तो आपके पास पावर है। An enterprise is deemed to have the power to appoint a director member if any of the following condition is satisfied. A person cannot be appointed as a director without the exercise in favor by the enterprise whose such power as aforesaid. आपके पूछे बगैर कोई अपॉइंट नहीं कर सकता। पर्सन अपॉइंटमेंट जो है आपसे ही होगी, आप नॉमिनेट करेंगे, मतलब सीधी सी बात है कि आपके अलावा वो कोई अपॉइंटमेंट नहीं होगी और आप जब मर्जी हटा सकते हैं, तो इसको मतलब आप कंट्रोल करते हैं। ए लिमिटेड के पास 70% होल्डिंग है सी में, बी के पास 28% होल्डिंग है सी में, ए के पास मोर देन 50% है, तो वो कंट्रोल करते हैं, होल्डिंग कंपनी है ना। बी के पास 20% है ना। तो बी लिमिटेड के लिए सी लिमिटेड एसोसिएट हो जाएगी, ठीक है। ए के लिए सी एसोसिएट नहीं है, सब्सिडरी है, ठीक है। ए के पास बी में 90% है, ए कौन है, होल्डिंग और बी सब्सिडी। ए के पास 10% शेयर सी में है, बी के पास 11% शेयर है सी में, ठीक है। ए तो पेरेंट है। एज फार एज द रिलेशनशिप और एओसी, ए के पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल 21% है, 10% सीधा है और 11% बी के थ्रू है, तो 21% हो गया, ठीक है। तो सी लिमिटेड एसोसिएट हो गई ए की, ठीक है? जब कंसोलिडेशन होगा तो कंसोलिडेशन करते हुए वो 19.9% माना जाएगा सी में जो हिस्सा है ए का, क्योंकि ए के पास 10% है, बी के पास 11% है, लेकिन ए के पास उसका 90% ही हिस्सा बैठेगा। तो कंसोलिडेशन की अकाउंटिंग का मेथड है वो, लेकिन टू फाइंड आउट द कंट्रोल हम पूरा 10 और 11 लेकर 21% उसे एसोसिएट मानेंगे। तो अब जब एसोसिएट होगा तो एसोसिएट के लिए एक इक्विटी मेथड चलता है। तो ये इक्विटी मेथड क्या है? द इक्विटी मेथड इज ए मेथड ऑफ अकाउंटिंग whereby the investment is initially recorded at cost, identifying any goodwill capital reserve arising at the time of acquisition. हम कॉस्ट पर लिखते हैं और गुडविल और कैपिटल रिजर्व का पता लगाते हैं। जस्ट लाइक अगर आपने कंसोलिडेशन पढ़ लिया है, होल्डिंग सब्सिडरी में भी जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो गुडविल कैपिटल रिजर्व कंसोलिडेशन के समय निकालते हैं। याद करो स्टेप नंबर 2, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। The carrying amount of investment is adjusted thereafter for the post-acquisition change in the investor share of net asset. The consolidated statement of P&L में इन्वेस्टमेंट का जो शेयर आता है ऑपरेशन में वो भी दिखाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस में भी रेवेन्यू प्रॉफिट दिखाया जाता है। जो गुडविल और कैपिटल रिजर्व आती है वो इन्वेस्टमेंट में आती है और अलग से दिखानी चाहिए, तो वो अभी हम एग्जांपल के थ्रू समझ लेंगे। तो हमें क्या पता चला कि इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पे लिखना है और नेट एसेट वैल्यू और जो कॉस्ट का डिफरेंस है उसे गुडविल या कैपिटल रिजर्व लिखना है। जो डिस्ट्रीब्यूशंस मिलेगा इन्वेस्टी से
जो भी डिविडेंड वगैरह मिलेगा उससे हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर देंगे, और अगर आगे जाकर कुछ शेयर कम ज़्यादा होते हैं तो उसको हम एडजस्ट कर देंगे कॉस्ट में और कैपिटल रिजर्व और गुडविल में, और जो ऑपरेटिंग रिजल्ट है वो भी हमारा P&L में दिखाई दे। ये एक मोटी मोटी बातें हैं, वो इलस्ट्रेशन से हम समझना शुरू करते हैं। ए लिमिटेड ने 45% शेयर बी में खरीदा, एसोसिएट हो गया 15 लाख में। बी की अगर हम देखें तो इक्विटी है 10, 11, 16, तो 16 लाख की इक्विटी है। अगर हम देखें इक्विटी मेथड है ना, तो इक्विटी है 16 लाख और 16 लाख का 45% हमने ले लिया एक तरीके से, कितना, और 7,20,000 की एसेट हमने 15 लाख में खरीदी, तो एक्स्ट्रा पेमेंट करा तो गुडविल आ गया, लॉस हो गया, तो 7,80,000 हमने गुडविल का दिया है। ठीक है, तो ये इनिशियल रिकॉर्डिंग के समय हम करेंगे, तो क्या एंट्री बना देंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड डेबिट, बैंक, गुडविल में 780,000 अलग। इक्विटी में था ओनरशिप के तरीके से दिखा रहे हैं। बी लिमिटेड को 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ और 1 लाख रुपए उन्होंने डिविडेंड बांटा। ठीक है, तो अब हम लोग जो डिविडेंड है वो कितना मिलेगा हमें, 1 लाख का 45%, 45,000, तो ये इन्वेस्टमेंट को कम कर देगा क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड, डिविडेंड टू इन्वेस्टमेंट एंट्री बन जाएगी। और जो मतलब ये एंट्री तो यही होगी 15 लाख रुपए, लेकिन जब हम कंसोलिडेटेड करेंगे तो उसमें हम गुडविल भी दिखाएंगे, क्योंकि बोला है ना जब इंडिविजुअल हम बैलेंस शीट बनाएंगे तब तो ये ऐसे ही दिखाएंगे एस 13 के हिसाब से, लेकिन जब कंसोलिडेशन होगा तो इसके टुकड़े हो जाएंगे 15 लाख के, 720 और 780 ना, एस 23 के हिसाब। और जो हमने ऑपरेटिंग रिजल्ट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 3 लाख, 45% कितना होगा, तो इससे हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देंगे और अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी बढ़ा देंगे, तो इन्वेस्टमेंट में ऐड हो जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस में भी चला जाएगा। तो हमें क्या करना है, इनिशियली रिकॉर्ड करना है, इनिशियली गुडविल कैपिटल रिजर्व निकालना है, फिर डिविडेंड और प्रॉफिट को भी रिकॉर्ड करना, ये ऐसा प्रेजेंटेशन कर देंगे। Circumstances under which equity method is followed. Equity method of accounting is to be followed by all the enterprises having significant influence on their associate, except in the following cases. Control is intended to be temporary because the investment is acquired and held exclusively with a view to its subsequent disposal in the near future. कहने का मतलब यह है कि आपने अभी खरीदा है लेकिन आपको लगता है कि आप अभी बेचने 2-4-6 महीने में, साल, मतलब आप लंबा नहीं रखना चाहते, तो फिर आप इसको एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट माने, इसे एसोसिएट ना माने। Audits operate under
severe long-term restrictions which significantly impair its ability to transfer funds to the investor. या कुछ ऐसा है कि आप जो हमारी कंपनी जिसमें हमने इन्वेस्ट किया वहां से हमें कोई बेनिफिट मिलने वाला है नहीं, उसकी रेस्ट्रिक्शंस है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें AS 13 के हिसाब से नॉर्मल इन्वेस्टमेंट दिखाना है, उसको इक्विटी मेथड को नहीं लगाएंगे। ऐसा होता है कि यहाँ लिखा है और इट्स ऑपरेट अंडर ए सीवियर लॉन्ग टर्म रेस्ट्रिक्शंस व्हिच सिग्निफिकेंटली इम्पेयर इट्स एबिलिटी टू ट्रांसफर फंड्स टू द इन्वेस्टर। जो कंपनी है जिसमें हमने पैसा लगाया है उन्होंने कहीं से लॉन्ग टर्म रेस्ट्रिक्शंस है, किसी से लोन लिया, कोई बातचीत करी या कोई और उसमें ऑलरेडी इन्वेस्टर है और उसके हिसाब से वो हमें कोई बेनिफिट ज्यादा ट्रांसफर कर नहीं पाएगा। तो हमें भी पता उससे कोई बेनिफिट आ नहीं रहा है। हमारा इक्विटी मेथड क्या दिखा रहा है कि हम उसके ओनर हैं और हम उसका प्रॉफिट भी अपने पास रख रहे हैं, ओनरशिप भी इतने परसेंट है, जस्ट लाइक होल्डिंग कि हम उसके ओनर हैं। लेकिन वो हमें ज्यादा कुछ लॉन्ग टर्म रेस्ट्रिक्शंस है और वो हमें कुछ ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। तो इसलिए वो हम, क्योंकि वो ट्रांसफर ही नहीं कर पाएगा, बेनिफिट हमें दे नहीं पाएगा, तो ये सब शो करना सेंसिबल नहीं है, इसलिए मना कर। और अगर हमें पता है कि हम उसको बेचने वाले हैं उस समय में, तो भी हम उसे इक्विटी मेथड से नहीं दिखाएंगे। एन इन्वेस्टर शुड डिसकंटिन्यू द यूज ऑफ इक्विटी मेथड फ्रॉम द डेट जहां पर उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस खत्म हो जाए। पहले था, अब खत्म हो गया, तो आप उसे मत लगाइए, या उसकी अब नई लॉन्ग टर्म रेस्ट्रिक्शंस आई हैं किसी वजह से, पहले नहीं थी अब है, तो भी आप उसे डिसकंटिन्यू। From the date of discontinuing the equity method, investment in such associates should be accounting for as per AS 13. For this purpose, carrying amount of investment at that date should be regarded as cost thereafter. The reason for not applying the equity method in accounting for investment in an associate should be disclosed in consolidated financial statement. आपको बताना पड़ेगा कि क्यों हम इक्विटी मेथड को अप्लाई नहीं कर रहे। एप्लीकेशन ऑफ इक्विटी मेथड, many of rules followed under equity method for associate is similar to consolidated financial statements as per AS 21. Investment in associate should be recorded as per equity method from the date when it relation comes in effect. Investment in the associate is recorded at cost, and any difference in the cost and investor share in the equity on the date of acquisition is shown as goodwill or capital reserve. देखते हैं, ए लिमिटेड ने 22% शेयर खरीदे बी लिमिटेड में और 33,000 में। अब जो कंपनी है उसकी इक्विटी है 2 लाख। अब 2 लाख का 22% हिस्सा आ गया 44,000 का, और आपके पास आया केवल 33,000 में, तो आपको फायदा हो गया। तो फायदा हो गया तो कैपिटल रिजर्व में जाएगा, है ना? ठीक है ना? तो उसे बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे? इन्वेस्टमेंट करिए 44,000, लेकिन आप दिखाना चाहते हैं आपने जो खर्च किया है वो तो 33,000 ही करा है, तो असेट बाहर तो 33 ही आएगा। लेकिन आपकी जो एंट्री है वो एक तरीके से कैसे आई? इन्वेस्टमेंट डेबिट टू बैंक टू कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व में 11,000 आपने पेमेंट करा, 33,000 इन्वेस्टमेंट में, लेकिन असल में तो 33,000 ही खर्च किए, तो बाहर आया 33 और अंदर की तरफ ऐसे दिखा दी। ऐसे गुडविल में भी यही उल्टा केस हो, ये महंगा खरीदा आपने लेकिन है 44, तो वो हमारे पास 11,000 रुपए की गुडविल है। तो गुडविल और जेब से तो 55 गए, तो इन्वेस्टमेंट में तो 55 ही है। तो ब्रेकअप कैसे दिखा देंगे? गुडविल और नेट एसेट। ठीक है, ये हम पहले भी देख चुके हैं।
स्टेप एक्विजिशन इन एसोसिएट, पहले आपके पास कम है, फिर ज्यादा हो गए, फिर ज्यादा हो गए, ये ऐसा हो सकता है ना। एन enterprise having the share of profit or more than 50% in another company, तो वो होल्डिंग और सब्सिडरी हो जाती है ना। लेकिन 20% से ज्यादा 50% तक है तो वो एसोसिएट होती है। तो ये एसोसिएट एक साथ हो सकती है या धीरे धीरे हो सकती है। और एक बार मान लिया 25% आपके पास है तो एसोसिएट है, उस 25 से बढ़ के 30 भी हो सकते हैं। पहले 15 हो सकता है, 15 से 25 हुआ, ये भी हो सकता है। तो केस नंबर 1, कन्वर्जन फ्रॉम पैसिव इन्वेस्टर टू एसोसिएट इन द सेम ईयर। हमने पहले कम खरीदे, फिर ज्यादा खरीदे और सेम ईयर में कर। जैसे पहले आपने 10% खरीदे, फिर 15% सेम ईयर में खरीद लिए। ठीक है, तो पहले 10% खरीदे 1 लाख में, फिर 15% खरीदे 1,45,000 में। अब पहले आपके पास 8.5 लाख रुपए की नेट एसेट थी जब आपने खरीदे, और दोबारा जब खरीदे उस समय नेट एसेट 10 लाख थी। तो पहली बार जब आपने खरीदे तो 1 लाख में खरीदे और 10% नेट एसेट थी 85, तो आपने ज्यादा खर्च किया तो उस समय गुडविल आया 15,000। दोबारा खरीदे 15%, तो आपके पास 1.5 लाख का हिस्सा आया 1,45 में, तो 5,000 की आपकी कैपिटल रिजर्व आ गई, है ना। तो जो नेट टोटल गुडविल आ गई वो कैपिटल रिजर्व और गुडविल को सेट ऑफ होकर आता है। गुडविल कैपिटल रिजर्व में से कोई एक ही चीज आती है, सेट ऑफ हो जाती है। तो सेम ईयर में था तो ऐसा कर दिया। अगर हम इसे ओवरऑल एक ही दिन देखेंगे तो सेम आंसर नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर हमारी नेट एसेट अलग है और यहां अलग है। ठीक है, लेकिन अब यही है, पहले भी गुडविल है बाद में भी गुडविल है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, है ना। पहले आपके पास जब खरीदा उस समय 850 और फिर 10 था, सेम 85 एंड 150। पहले 1 में खरीदा फिर 155 में खरीदा, तो दोनों ही केस में गुडविल आ रहा है, तो गुडविल ऐड होकर के हमारा 20,000 हो जाए। दोनों टाइम कैपिटल रिजर्व भी हो सकता है, दोनों टाइम, एक टाइम कैपिटल रिजर्व एक गुडविल, कुछ भी हो सकता है, वो सब देख लिया हमने। मान लिया इन्होंने पहले 25% खरीदे थे, फिर 5% और खरीद लिए, है ना। तो जब 25% खरीदे थे 1.5 लाख में, 5% खरीदे 20,000 में, नेट एसेट 5 लाख रुपए की थी साल के शुरू में, ठीक है ना। तो जब नेट एसेट 5 लाख थी, उसका 25% आपने खरीदा तो 1.25 लाख, और आपने खरीदा 1,50 में, तो 25,000 की गुडविल आ गई। अब 6 महीने के बाद जब आपने दोबारा से खरीदा तो यहां लिखा प्रॉफिट 90,000 पूरे साल का है, जो 2:1 के रेशो में है। 2:1 का रेशो मतलब पहले हाफ में 2 और बाद के हाफ में 1, तो 2:1 के रेशो में तो पहले 6 महीने का जो प्रॉफिट है वो 60,000 आ जाएगा, है ना। ठीक है, अगर हम देखें कि 60,000 के केस में, अब यहां थोड़ा सा ध्यान रखिए, जो मेथड है वो अगर किसी ने होल्डिंग कंपनी नहीं कर रखा है तो उसे शायद थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकती है। एसोसिएट रिलेशनशिप पहले से ही है, ठीक है ना। अब 60,000 रुपए हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट थी कंपनी की, टोटल नेट एसेट वैल्यू वो 5 लाख थी ना, तो 5 लाख रुपए की थी, आपने 5% और खरीद लिया, है ना।
लेकिन अगर आप देखें तो इस साल आपके पास 5,60,000 अब तक का आ गया ना, 1 अक्टूबर तक का, क्योंकि 60,000 का प्रॉफिट भी आ चुका है। तो देखा जाए तो 5,60,000 का 5% आया आपके, कितना, 23,000, है ना। लेकिन इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि ये जो 25,000 है, 5 लाख का 5%, और आपने खर्च किए 20,000, है ना। तो ये जो 5,000 का प्रॉफिट है, इसको तो हम अलग से कैलकुलेट कर रहे हैं, ये 5,000, और जो 3,000 रुपए का प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट है, जिस दिन हमने खरीदा है, देखो 1 अक्टूबर और 1 अप्रैल, इस बीच का प्रॉफिट आया 3,000, या नहीं। तो जिस दिन हमने खरीदा है, इस दिन से पहले की डेट का है ना ये, तो है तो ये भी कैपिटल रिजर्व ही, प्री प्रॉफिट है, लेकिन इसको अलग से दिखाया है कि हमारे को जिस दिन हमने खरीदे हैं उससे पहले की डेट का प्रॉफिट है, वो भी हमें मिल रहा है। तो इसे क्या नाम दिया, कैपिटल रिजर्व। तो है ये भी कैपिटल रिजर्व, और ये भी कैपिटल रिजर्व है ना, और ये भी कैपिटल रिजर्व है। प्री प्रॉफिट, अच्छा आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, नहीं तो एक अकाउंटिंग में होता है, आप लोगों ने शायद कुछ नहीं पढ़ रखा, प्री एंड पोस्ट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट पढ़ा था। हाँ, प्री प्रॉफिट को हम कैपिटल रिजर्व में डालते हैं, तो वो है ये। तो साल के जो शुरू में हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो ये है, 25,000 की गुडविल और 1,25,000 की इन्वेस्टमेंट, है ना। तो हमारे पास 1,25 इन्वेस्टमेंट चल रही है और 25,000 रुपए गुडविल चल रही है, एक तरीके से, है ना। और टोटल क्या है, एक। अब क्या क्या और आ गया इसमें, हमने क्या क्या परचेजिंग कर ली इसमें, हमारे को एक तो प्रॉफिट का हिस्सा क्या क्या मिला है, एक हमने 3,000 रुपए का प्रॉफिट प्री वाला था, वो मिला है। दूसरा हमारे को जो 9,000 रुपए, ये टोटल मतलब 5%, या तो हम 5% अलग और 30, देखो टोटल मिलाकर कहानी ये है, मिला तो हमें 90,000 का प्रॉफिट हुआ है ना बीच में, पूरे साल का 90,000 का प्रॉफिट हुआ है, उसमें से जो 60,000 है और 30,000 है ना, 60,000 पे 25%, क्योंकि हमारे पास उस समय 25% था, और 30,000 पे अब 30%, ये रिवेन्यू, टोटल प्रॉफिट रिवेन्यू है ना, जो बाद में हमें मिलता है, जो हम प्लस माइनस करते हैं, है ना। तो जो हम प्लस माइनस करते हैं वो सारी चीजें इन्होंने बता रखी है, कि हम याद करो एक क्वेश्चन में हमने क्या करा था, जो इन्वेस्टमेंट है प्लस हमने नई इन्वेस्टमेंट खरीद ली 20,000 की, है ना, और ये जो हमने 20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट खरीद ली ये प्लस हो गया, इसमें 3,000 रुपए का जो एडिशनल है वो पोस्ट प्रॉफिट ऐड हो गया, फिर ये 15,000 रुपए का रिवेन्यू पुराना ऐड हो गया, 9,000 का ऐड हो गया, ऐसे सब ऐड होते चले जा रहे। तो कहने का मतलब ये है, थोड़ा सा इन्होंने अभी हम इसे कॉम्प्लिकेटेड देख लेते हैं, कैलकुलेशन हमारी 1 अक्टूबर को जो आया प्लस माइनस होकर, तो कुल मिलाकर हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ गई, है ना। इन्वेस्टमेंट थी कितनी पहले, 1,50, और हमने और कितनी 20, 1,70 हो गई, है ना। और क्या क्या आया हमारे पास, देखा जाए तो जो हमारे पास टोटल प्रॉफिट देखा जाए
तो 60,000 में 25 और 30,000 में 30% साल के अंत तक। तो ये कितना हो गया? 60,000 का 25%, 15, और 30,000 का 30%, टोटल 1,94,000। ये आ रहा है 177। तो 194 माइनस 177 में डिफरेंस आ रहा है 17,000 का, है ना? अब ये 17,000 का जो डिफरेंस है, इसके अंदर अगर हम जस्टिफाई करने लगे तो हमारा पहले गुडविल कितना था? 25। और जब हमने दोबारा से खरीदा था 25,000 20,000 में, और उस समय हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी वो कितनी थी? 5 लाख प्लस 60,000 का प्रॉफिट हो चुका था ना उस समय। तो 5,60,000, है ना? उसका 5% हमने खरीदा था, कितने में? 28। लेकिन हमने खरीदा तो 8,000 का हमारा कैपिटल रिजर्व हो गया। तो गुडविल इसमें 17 है और 177 कॉस्ट। ये ऐसे करना चाहिए बजाय इसको इतना कॉम्प्लिकेट कर। हमें क्या कहना है? सिंपल सा कि हम लोगों ने फर्स्ट अप्रैल को हमने 25% खरीदा। उस समय हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, इक्विटी है, 5 लाख है। उसका 25% इक्विटी का हिस्सा हो गया 1,25,000। हमारी जो कॉस्ट है वो है 150। तो गुडविल आ गई हमारी 25। ठीक है? उसके बाद 1 अक्टूबर को हमारी जो इक्विटी है वो 5 लाख में 60,000 का प्रॉफिट बढ़ के 5,60,000। इसका 5% 22,000। ये शेयर ऑफ गुडविल है और जो कॉस्ट है वो है 20,000। तो यहाँ पर कैपिटल रिजर्व हो गया 8,000। ठीक है? और हमें पता है जो हमने टोटल पेमेंट करी है वो करी है 150 और 20, 170, है ना? इसमें से नेट गुडविल हटा देते हैं। 25 या 60, 17,000, ना? और प्रॉफिट शेयर ऐड कर लेते हैं। प्रॉफिट शेयर है शुरू के 60,000 का 25%, ना? और बाद के 30,000 का 30%, है ना? टोटल। तो ऐसा भी कर सकते हैं। ये सब बेकार की बात है करना, हमारा सिंपल तरीका है। ठीक है? If there is any transaction between the investor company and investee concerned, then the unrealized profit on such goods to the extent of investor share should be eliminated from the consolidated financial। देखिए, एक कंपनी है, उसके डेटर हैं और एक के क्रेडिटर है। दोनों जब कंसोलिडेट होगी तो क्या है, ये क्या बोल रखा है, हम पहले भी करते हैं, जिसने कंसोलिडेशन कर रखा है, ए ने बी को माल बेचा, ये एसोसिएट है इसकी, ठीक है? इन्होंने 10,000 वाला माल 12,000 में बेचा। अगर पूरा का पूरा 12,000 का माल अभी रखा हुआ है तो हमें लेस करना पड़ेगा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अगर इस 12 में से आधा माल बचा हुआ है तो 1,000 रुपए का प्रॉफिट हटाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी कॉस्ट 5,000 रही होगी। तो लिखा कोई ट्रांजेक्शन हुई थी, तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो है टू द एक्सटेंट ऑफ इन्वेस्टर शेयर। तो इन्वेस्टर का शेयर कितना है? 20% है, 25% है, कितना है?
उतना हमें हटाना पड़ेगा प्रॉफिट से, क्योंकि वो प्रॉफिट इन्हें चार्ज किया है, लेकिन अभी ये क्या है, अनरियलाइज्ड। ये हम पहले करते हैं, एक चैप्टर है, जब वो पढ़ेंगे तो ये नॉर्मल बात लगेगी। कोई लॉस है तो उसे एलिमिनेट नहीं करेंगे, ठीक है, अगर रिकवरेबल नहीं है, अगर है तो उसे राइट ऑफ कर दें। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 2, ए लिमिटेड ने 40% शेयर खरीदे हैं बी में 10 लाख में। उस दिन बी लिमिटेड के 1 लाख इक्विटी शेयर से 10 वाले, तो 10 लाख ये हो गया। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है 2 लाख, तो 12 लाख। 12 लाख का 40% होता है 4,80,000 ना। और ड्यूरिंग द ईयर अब इन्होंने 480 वाले शेयर 10 लाख में खरीद लिए, तो 5,20,000 रुपए गुडविल हो गई। देखो मुंह जबानी आ गई। कैसे? इनकी कंपनी की 12 लाख की एसेट है, 40% 480 होता है, खरीदा 10 लाख में, तो 520 की गुडविल हो। अब आने वाले सालों में बी को लॉस हुआ 10 लाख का, फिर हुआ 12.5 लाख का, फिर लॉस हुआ 5 लाख का, है ना। तो पहले साल जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो हमारी 10 लाख की इन्वेस्टमेंट कैसे दिखाई देगी? 4,80,000 रुपए की नेट एसेट वैल्यू और 5,20,000 की गुडविल, ठीक है। फिर अगले साल क्या होगा? लॉस हो गया ना। कितने का लॉस हो गया? 10 लाख का। इनके हिस्से का लॉस 40%, 4 लाख। तो हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी की रह जाएगी? 6 लाख की। तो हम क्या लिखेंगे? गुडविल को 520 ही रहने देंगे, हम दिखाएंगे नेट एसेट 480 की थी, क्योंकि नेट एसेट कम हो गई, और हमारी 6 लाख की एसेट रह गई। एक साल और निकला, अब 12.5 लाख का लॉस हो गया। तो 12.5 लाख का लॉस का मतलब कि 12.5 लाख का 40% कितना होता है? 5 लाख। 6 लाख में से 5 लाख और घटा देंगे, तो हम दिखाएंगे पिछले साल 6 लाख था, इस साल 5 लाख और घटा के 1 लाख रह जाएगा। उसके बाद फिर अगले साल लॉस हुआ 5 लाख, है ना। 5 लाख का 40% कितना होता है? 2 लाख। तो 2 लाख माइनस कर देंगे तो वो तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो इन्होंने क्या कह रखा है कि हमारी जो वैल्यू है 2024 की, वो हमारी कैरिंग अमाउंट जो हो रहा है वो माइनस में जा रहा है ना। तो कैरिंग अमाउंट हम क्या कर सकते हैं, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में तो नील दिखा देंगे, है ना। जो इंडिविजुअल बैलेंस शीट है हमारी, देखो यहाँ पर ये बता रखा है हमारी जो इन्वेस्टमेंट है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में, ये हर साल जो दिखा रखा है, पहला साल जो था हमारा 10 लाख था, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में हमने दिखा दिया। दूसरा साल, तीसरा साल में हमारी जो वैल्यू आ रही थी ना 2023 में, वो 1 लाख रुपए आ रही थी, लेकिन चौथे साल जो हमारी वैल्यू आ रही है वो लॉस आने के बाद नेगेटिव आ रही है 1 लाख रुपए। तो जब हम इसे बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में, तो इन्वेस्टमेंट इन बी को हमने 0 पे दिखाया, ठीक है। तो वो तो नील आ गया। और यहाँ पर जो है लिखा है, जब हम अलग से बैलेंस शीट बना रहे हैं तो लॉस जो आ रहा है 2 लाख रुपए का आ रहा है, रेस्ट्रिक्टेड टू कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट इज लक, ये रह गया लिखने। तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो नील हो जाएगी लास्ट ईयर, मतलब नेगेटिव में वैल्यू नहीं दिखा, ज्यादा क्या हो जाएगी? नील वैल्यू हो जाएगी। तो सिस्टम क्या है, लॉस आता रहेगा, तो जब तक वैल्यू नील नहीं होती जब तक लॉस को दिखाते रहिए आप, लॉस के बाद उसे खत्म कर दो। If under the equity method investor share of losses of associate equal or exceed the carrying amount of investment, the investor ordinary discontinue recognizing the loss। यहाँ पर लिखा है देखो भाई,
जैसे ही लॉस हमारी इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट से ज्यादा हो जाएगा तो हम उस लॉस को लिखना छोड़ देंगे और इन्वेस्टमेंट को किस वैल्यू पे दिखाएंगे, नील वैल्यू। एडिशनल लॉसेस are provided for the extent that this investor has incurred obligation or made payment on behalf of associate to satisfy the obligation the associate that the investor has guaranteed or to which investor is otherwise committed. If the associate subsequently report profit, the investor resume including its share of those profit only after the share of the profit equal the share of net losses that have not been recognized. तो ये कह रखा है कि अगर आगे जाकर फ्यूचर में प्रॉफिट आता है तो जितने पहले लॉस सेट ऑफ नहीं करे वो लॉस सेट ऑफ कर लो, उसके बाद में प्रॉफिट भी लिखना कर सकते। As far as possible, the reporting date of the financial statement should be the same for consolidating financial statement. If practically it is not possible to drop the financial statement of one or more enterprise to such date, accordingly those financial statements are drawn up to the reporting date different from the reporting date of the investor. Adjustment should be made to the effect of significant transaction or other event that occur between the balance sheet date. कई बार क्या होता है कि हमारी डेट अलग अलग होती है। मान लिया जहां पर हमने एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट कर रखा उसकी डेट अलग है, हमारी डेट अलग है, तो जो बीच में मेजर ट्रांजैक्शन है उसका इफेक्ट लेना पड़ेगा। In any case, difference between the reporting date of the concern and consolidated financial statement should not be more than 6 months. अगर हमारा कई बार क्या होता है हम अपनी बैलेंस शीट नॉर्मल वाली आज दिखा रहे हैं और कंसोलिडेटेड कुछ समय बाद की, तो उसमें भी 6 महीने से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना। अकाउंटिंग पॉलिसी followed in preparation of financial statement of the investee and consolidated should be uniform ना। if accounting policy अलग अलग है तो एडजस्टमेंट करनी चाहिए कि एक अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनाई जाए। The carrying amount of investment in associate should be reduced to recognize a decline other than temporary in the value of investments, a reduction being determined made for investment individually. अगर हमारी की एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट परमानेंट हुई है तो उसे हम लेस करके दिखा देंगे। कंटिजेंसी AS4 कहता है कि इन्वेस्टर को डिस्क्लोज करना चाहिए जो इस शेयर ऑफ कंटिजेंसी एंड कैपिटल कमिटमेंट ऑफ द एसोसिएट फॉर विच इट इज कंटिजेंटली लाइबल। अगर किसी वजह से कोई ऐसा एसोसिएट का कमिटमेंट है जो हमें देना पड़ेगा तो उसे कंटिजेंसी में दिखाना चाहिए। Those contingency that arise because the investor is severally liable for the liability of the associate, मतलब कंटिजेंसी है एसोसिएट की तो वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में दिखानी चाहिए। हम क्यों इक्विटी मेथड अपना रहे हैं इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट के लिए, क्या जरूरत है? हम AS13 भी तो लगा सकते थे। तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ए नॉर्मल इन्वेस्टमेंट अंडर AS13। The intent of invested to such an extent that is 20% or more less than 50%। एक ये फैक्ट बताता है कि हमने केवल डिविडेंड के लिए पैसा नहीं लगाया, कैपिटल एप्रोप्रिएशन के लिए नहीं लगाया, बल्कि हम उस कंपनी के डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना। और रिकॉग्निशन ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड मे नॉट बी एडुकेट। जितना उन्होंने प्रॉफिट दिया उतना ही हम लिखें ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारा तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट व्यू है, इसलिए जो प्रॉफिट हुआ उसका शेयर हम ले लेते हैं चाहे कंपनी ने डिविडेंड दिया या नहीं दिया ना। तो इन्वेस्टर और एन इन्वेस्टमेंट इन एन एसोसिएट बिकॉज द डिस्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड में बी ए लिटिल रिलेशनशिप टू द परफॉर्मेंस एज ए इन्वेस्टर हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द एसोसिएट। इन्वेस्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है परफॉर्मेंस को, रिजल्ट को दिखाने की। द इन्वेस्टर अकाउंट फॉर इट्स ownership by extending the scope of the consolidated statement to include the share of result of associate to provide an analysis of earning and investment from which more useful ratio can be calculated। तो इक्विटी मेथड इसीलिए लगाया जाता है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में ताकि जो नेट एसेट की वैल्यू है वो इन्वेस्टमेंट में दिखाई दे। डिस्क्लोजर इन एडिशन टू डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड अबव अप्रोप्रिएट लिस्टिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ एसोसिएट रिलेशनशिप, कितने परसेंटेज है, कितनी वोटिंग पावर है, सब बताना पड़ेगा आपको। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड
अकाउंटिंग फॉर इक्विटी मेथड शुड बी क्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में दिखाएंगे और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में अलग से दिखाएंगे जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है एसोसिएट में। द इन्वेस्टर शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट वो भी अलग से आप दिखाएंगे। इन्वेस्टर का शेयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी या प्रायर पीरियड वो भी अलग से दिखाया जाए। नेम क्या है एसोसिएट का, रिपोर्टिंग डेट क्या है, अगर अलग है तो वो अलग से आपको बतानी। इन केस एसोसिएट अकाउंटिंग पॉलिसी अलग से कोई और यूज करती है जो आपकी नहीं है तो आपको बताना पड़ेगा क्या रीजन है कि अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी है और आप उसे नहीं कर रहे हैं तो कितना कर रहे हैं, वो सारा डिस्क्रिप्शन आपको डिफरेंस वगैरह बताना पड़ेगा। अगर आप एसोसिएट की अकाउंटिंग इक्विटी मेथड से नहीं कर रहे हैं तो उसका रीजन बताना कि आप दो रीजन थे, या तो इमीडिएटली बेचना चाहते हैं आप, या उनका कोई लॉन्ग टर्म रेस्ट्रिक्शन है। गुडविल कैपिटल रिजर्व जो आएगी should be disclosed separately though it is included in the carrying amount of investment, लेकिन उसे अलग से शो करिए। जैसे याद है ना बैलेंस शीट में ऐसा दिखाते इनर कॉलम में इन्वेस्टमेंट बाहर आ गई, अंदर हम कैपिटल रिजर्व या गुडविल दिखाते, तो वो ऐसे दिखाना है बस, बन थोड़ी ना जाता गुडविल कैपिटल रिजर्व क्योंकि ये केवल कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में तो दिखाई दे रहा है। रिलेवेंट एक्सप्लेनेशन ट्रीटमेंट ऑफ प्रपोज्ड डिविडेंड इन एसोसिएट, प्रपोज्ड डिविडेंड होता है बैलेंस शीट के बाहर, इन केस एसोसिएट ने प्रोविजन फॉर प्रपोज्ड डिविडेंड दिया है, मतलब डिविडेंड डिक्लेयर किया है इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इन्वेस्टर शेयर ऑफ द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द एसोसिएट शुड बी कंप्यूटेड विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द प्रपोज्ड डिविडेंड, क्योंकि हम तो पूरा प्रॉफिट ही ले लेते हैं तो प्रपोज्ड डिविडेंड जब तक पेमेंट नहीं होता जब तक तो वो एज ए नोट ही जाता है। कंसिडरेशन ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर फॉर डिटरमाइनिंग वेदर एन इन्वेस्टर इज ए एसोसिएट। अब देखो आपने किसी कंपनी में कुछ शेयर खरीदे हैं और डिविडेंड डिबेंचर भी खरीदे हैं जो कन्वर्टेबल है इक्विटी में, उस वजह से आप एसोसिएट बनेंगे, तो क्या आप पोटेंशियल इक्विटी शेयर को कंसीडर करके एसोसिएट मान लेंगे अपने आप को? द पोटेंशियल इक्विटी शेयर ऑफ इन्वेस्टर हेल्ड बाय इन्वेस्टर शुड नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट। मान लिया आपके पास 18% शेयर है और आपके पास डिबेंचर है जो कन्वर्टेबल है, अगर ये डिबेंचर कन्वर्ट हो जाएंगे तो आपके पास 21% हो जाएंगे, तो आप उसको कंसीडर करके एसोसिएट की तरह ट्रीट करने लग जाए, तो कह रहे नहीं वो ऐसा नहीं। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 3, प्राइड लिमिटेड है, इन्होंने 30% शेयर खरीदे हैं ईस्ट इंडिया में 2 लाख रुपए के 1 जून को, और इनका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो गया है इस वजह से। जो पहला साल खत्म जो पिछला साल था उसमें उन्होंने 80,000 का प्रॉफिट कमाया था और उसमें से 50,000 का डिविडेंड बांटा है 12 अगस्त को। इनका इस साल का प्रॉफिट 3 लाख रुपए हुआ है और इन्होंने अगले साल में इस 3 लाख में से 60,000 का डिविडेंड बांटा है। कैलकुलेट द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी राइट की 31 मार्च को तो क्या होगा? तो देखो इन्होंने इन्वेस्टमेंट खरीदी कितने में है, 2 लाख रुपए में ना, और या आपको 2 लाख रुपए में खरीदी है। अगर हम सेपरेट AS 13 की बात करें तो हमारी एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट बैंक 2 लाख, और जब आपको डिविडेंड मिलेगा 12/8 में 50,000 रुपए का 30%, 15,000, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये प्री पीरियड को बिलोंग करता है। तो AS 13 याद करो, प्री पीरियड का जो डिविडेंड होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट के नाम से। तो आपकी 1,85,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट आएगी एज ए सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये आ गया 1,85,000। ठीक है, सेकंड में बोला कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में क्या आएगा, तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में हम देखेंगे कि उसकी इक्विटी कितनी है, तो कंपनी की इक्विटी कितनी है जिस दिन इन्होंने शेयर खरीदे हैं, तो लिखा पिछले साल कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ था
वो कितना हुआ था पिछले साल तो कुछ इन्होंने हमें नहीं बता रखा कि कंपनी की कितनी इक्विटी थी, कुछ ऐसा नहीं बता रखा, प्रॉफिट बता रखा है बस, है ना। 3 लाख का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन हमने तो 1 जून को शेयर खरीदे, है ना। तो 1 जून के बाद का प्रॉफिट कितना हुआ, इक्वल प्रॉफिट हुआ तो इतना, और उसमें हमारा शेयर कितना 30%, है ना। कितना 75,000 जुड़ जाएगा। डिविडेंड का तो हम हिसाब लगाते नहीं, जो फ्यूचर में मिल रहा है ये तो भाई, ये वाला डिविडेंड जो पुराना मिला वो तो माइनस करते हमने पहले भी करा था, लेकिन जो और हमारा प्रॉफिट का हिस्सा है वो जोड़ लेंगे। ठीक है, तीसरा क्या पूछा है, व्हाट विल बी द कैरिंग अमाउंट इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन 30 जून। 30 जून को इन्होंने डिविडेंड दिया हमें पुराना, है ना, 60,000 रुपए का डिविडेंड दिया है, तो 60,000 का 30% 18, तो 2,60,000 में से 18,000 लेस हो जाएंगे। ठीक है, जितना मिलता रहेगा कम होता जाएगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 4 लास्ट है क्या ये। ए लिमिटेड ने 25% शेयर खरीदे हैं 3 लाख में, और इनकी जो बैलेंस शीट है वो है 10 लाख दिखा रही है इक्विटी। तो 10 लाख का 25% कितना होता है, 2.5 लाख रुपए, और आपने कितने में खरीदा है, 3 लाख में, है ना। तो 50,000 की गुडविल हो गई उस हिसाब से, है ना। आगे लिखा है ए लिमिटेड को 40% डिविडेंड मिला है, रिजर्व का 40%, है ना। तो रिजर्व का 40% मतलब 5 लाख का 40%, 2 लाख, 2 लाख का 25%, 50,000। तो आपका तो मिला कब है ये, ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 22, ना। तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो थी 3 लाख, उस 3 लाख का ब्रेकअप था 2.5 लाख रुपए और 50,000 गुडविल। लेकिन जब आपको बाद में 50,000 रुपए का डिविडेंड मिल गया तो आपकी इन्वेस्टमेंट घट के कितनी रह गई, 2.5 लाख, जो इसके इक्वल है, तो गुडविल हमारी नील हो जाएगी। ठीक है ना। सेकंड पॉइंट में बोला है उस समय तो हमारी वो ड्यूरिंग द ईयर बैलेंस शीट हो गया। सेकंड है कि हाउ ए लिमिटेड विल रिफ्लेक्ट द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखो इसमें ये काम करते हैं, इसमें फर्स्ट केस में तो गुडविल हमारी 50,000 है ना। गुडविल इफ एनी एट द एक्विजिशन हुआ था 31 मार्च को, ना। तो उस दिन तो गुडविल 50,000। उसके बाद लिखा है कि हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसे कैसे दिखाएंगे। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कब, 31 मार्च 21 को या 22 को। अगर हम 21 की बात करें तो वो तो हमारी 3 लाख में दिखाई देगा, और 22 की बात करें तो हमारे को एक तो डिविडेंड मिल गया और ऊपर से कंपनी ने प्रॉफिट भी कमाया, ना। प्रॉफिट कितना कमाया, तो ये 2.5 लाख रुपए के बाद में 7 लाख का कितने परसेंट, 25% कितना होता है, 1,75,000। तो कितना हो गया, 4,25,000।
तो 4,25,000 रुपए बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये है हमारा, इस हिसाब से चलेगा। ठीक है, तो ये था हमारा अकाउंटिंग फॉर एसोसिएट इक्विटी मेथड। इक्विटी मेथड में आपको क्या ध्यान रखना है, जितने डिविडेंड मिलते रहेंगे बैंक टू इन्वेस्टमेंट, और जितना भी प्रॉफिट होता रहेगा वो ऐड होता रहेगा इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि हर साल का पोस्ट पीरियड प्रॉफिट भी इन्वेस्टमेंट में ऐड हो रहा है, तो जितना भी डिविडेंड मिल रहा है वो सब इन्वेस्टमेंट से लेस होता है। ठीक है, तो ये काम है, आप इसको अपने स्टडी मटेरियल से सब जगह से देखिए, चेक करिए।